हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीट के एग्ज़ाम में आए हुए लास्ट ईयर 28 ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आज का हमारा जो चैप्टर यूनिट है वो है पॉलीमर। यहाँ से नीट के एग्ज़ाम में हर साल अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है और मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनका पढ़ा हुआ नहीं होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को एक बार थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और हेल्प हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ के जो क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगर मैं आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन 2 पे क्या होता है? मेथिल समूह होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी आप एक बार देख लेना, CH2 और यहाँ पर आपका CH3 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और 1 पे और 3 पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर। अगर मैं इस CH3 को हटा के इसकी जगह अगर क्लोरीन ऐड कर दूँ, क्लोराइड अगर इसकी जगह Cl अगर ऐड कर दूँ तो वो बन जाएगा आपका नियोप्रीन, जो कि कृत्रिम रबर होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो रबर होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोप्रीन नियोप्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो इसके पास में जो ये ईयर लिखी हुई है 1992, इसका मतलब ये है कि 1992 में ये क्वेश्चन आया था नीट में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके मध्य अभिक्रिया से बेकेलाइट प्राप्त होता है। आपको किनके मध्य रिएक्शन करने से बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट आपका फिनोल और मेथेनेल मतलब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, और HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा क्या मेथेनेल भी बोलते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर खुद सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिनोल भी है, एक ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में फिनोल है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, सेकंड में फॉर्मेल्डिहाइड है तो फिनोल नहीं है, और थर्ड में ये मेथेनेल क्या है। तो ये देखो थोड़ा सा देखने का नज़रिया था बस। मेथेनेल आप सब लोग जानते भी हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी सब लोग जानते हैं कि एक कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसे मेथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बेकेलाइट जो होता है वो ऑर्थोपेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल से बनता है। किससे बनता है? ऑर्थो या पेरा मेथिल हाइड्रोक्सी फिनोल। जो इसका प्रथम उत्पाद होता है वो होता है नोवोलेक। क्या होता है? नोवोलेक होता है। और नोवोलेक जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कौन? नोवोलेक जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तब बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। और बेकेलाइट एक तिर्यक जाल रूपी संरचना बनाती है। कैसी जाल रूपी संरचना बनाती है? बहुत ही कठोर संरचना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण कौन सा है। प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण आपको बताना है। तो प्राकृतिक जैव बहुलक यानी जो प्राकृतिक होता है वो होता है आपका DNA। रबर भी प्राकृतिक भी होता है रबर, लेकिन कृत्रिम भी तो बनाया जाता है। तो जिसमें कृत्रिम प्राकृतिक दोनों की पॉसिबिलिटी हो, DNA में केवल कृत्रिम की है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका? डी आंसर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन तो आपका टेट्राफ्लोरोएथेन से बनता है। किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोएथेन को उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में या मुक्त मूलक रिएक्शन से टेट्राफ्लोरोएथेन को जब हीट किया जाता है तब टेफ्लॉन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टेफ्लॉन का। और रबर के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, नाइलॉन 66 के बारे में भी थोड़ी देर में जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा, नाइलॉन 66 का तो क्वेश्चन भी है तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, वैसे नाइलॉन 66 जो होता है आपका वो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बना होता है नाइलॉन 66। ठीक है, और ये 666 है वो वहीं से आता होता है। आगे है, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा होता है। तो अभी अभी आपको बताया, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे होता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। आपका यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड है, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट ऑप्शन किसका निर्माण करता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन है आपका एथिलीन ग्लाइकोल और डाइमेथिल टरथेलिक एसिड है, ये आपका डेक्रोन और टेरिलीन को बनाता है। अगर डाइमेथिल नहीं आता, डाइमेथिल को आप हटा दो, ठीक है, तब आपका एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक जो एसिड है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डेक्रोन या टेरिलीन। डेक्रोन या टेरिलीन एक ही बात है, एक ही सेम नाम है। डेक्रोन या टेरिलीन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड है। नाइलॉन 66 क्या है? एक पॉलीएमाइड है और इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित किया जाता है?
किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो देखिए नाइलॉन 66 को निर्मित किया जाता है एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड जो फर्स्ट ऑप्शन में एडीपिक एसिड है आपके पास, और आपके पास थर्ड ऑप्शन में भी एडीपिक एसिड है। उसके अलावा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, किससे? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडीपिक एसिड होता है। ठीक है, एडीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर ही क्या बनता है? नाइलॉन 66। अब ये जो 66 आया हुआ है, ये 66 कहाँ से आया? देखो इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 4 तो ये और 2 COOH समूह के, तो 6 कार्बन इसमें 6 कार्बन इससे, तो ये कार्बन की संख्या को डिनोट करने के लिए 66 यहाँ पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 1997 में आया था, वो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? क्या किसका उपयोग है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो वो आपकी किया जाता है टेट्राफ्लोरोएथेन में। किसमें? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन में। किसमें किया जाता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन में किया जाता है। आपकी जो पॉलीस्टाइरीन है, आपकी जो ये पॉलीस्टाइरीन है, इसमें विद्युत रोधी और खिलौने दोनों में निर्माण किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको PVC नाम देते हैं, इसका उपयोग आपके पाइप बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। किसका? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संश्लेषित रबर ब्यूनाएस है, संश्लेषित रबर ब्यूनाएस है, तो ब्यूनाएस किस किस से मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का बहुलक होता है। किसका होता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन मिलके किसका निर्माण करते हैं? ब्यूनाएस का। एक ब्यूनाएन भी होता है, क्या होता है? एक ब्यूनाएन भी होता है और एक ब्यूनाएस भी होता है। तो ब्यूनाएस का निर्माण किससे किया जाता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के बहुलक से। ब्यूनाएन का निर्माण कैसे होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइसोप्रीन होता है, वो एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है। किसका है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है, ये बता चुका हूँ। और स्टाइरीन है, केवल स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और आइसोप्रीन किसका करता है? प्राकृतिक रबर का। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन बहुलक किसका निर्माण करते हैं? ब्यूनाएस का। और ब्यूनाएन का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रृंखलावर्ती बहुलक है? कौन सा श्रृंखलावर्ती बहुलक है? अब तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में दरअसल क्या होता है कि आपको चीज़ें देखनी होती है। आपको अब एग्जाम में जैसे अब इस बार जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो अब की बार सब पूछा जा सकता है आपसे, निम्न में से कौन सा श्रृंखलावर्ती बहुलक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है श्रृंखलावर्ती बहुलक है, ये होता है पॉलीस्टाइरीन। कौन होता है? पॉलीस्टाइरीन। लेकिन अब देखो अगली बार आपसे नोट पूछा जाए नहीं है तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और स्टार्च में से अगर कोई ऑप्शन हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या? तो कई बार हाँ में जवाब पूछता है, कई बार ना में जवाब पूछता है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से 15 to 20% क्वेश्चन, 15 to 20% यानी केमिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठकर आ जाते हैं और पिछले 4-5 साल के पेपरों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप उनको एक बार अच्छे से करो। अगर इनके सारे पेपरों को, जैसे मैं 28 साल के आपको पेपर क्लियर करवा रहा हूँ, अगर इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप क्लियर कर लेते हो विद कॉन्सेप्ट, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इनके आसपास की जो थ्योरी है वो क्या है, आसपास के जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरह से हो रहे हैं, अगर इन सबको आप चेक कर लेते हो तो आप 100% गारंटी के साथ 170+ स्कोर करोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर के बहुलक के बारे में मैं अभी भी आपको बता चुका हूं। इसमें देखिए क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या होता है आपका? मेथिल समूह प्रेजेंट होता है। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या होता है? मेथिल समूह प्रेजेंट होता है। और सी आंसर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए में भी हो सकता है, लेकिन ए में डबल बॉन्ड की स्थिति है वो यहाँ होनी चाहिए थी तो ए हो जाता। और अगर आपको डी करना था तो डी में ये जो CH3 है ये वाला प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, तब आपका डी ऑप्शन हो सकता था। और बी तो दूर दूर तक ही नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 में क्वेश्चन आया CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसकी एकलक इकाई है? तो किसकी एकलक इकाई है? टेट्राफ्लोरोएथेन किसकी एकलक इकाई होती है? टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। पॉलीथीन की कौन सी एकलक इकाई होती है? एथीन होती है। पॉलीथीन की कौन सी होती है? एथीन होती है। और नाइलॉन 66 की कौन सी होती है? अब ये भी बताया था नाइलॉन 66 किससे मिलकर बनता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। तो आपकी टेट्राफ्लोरोएथेन किसकी एकलक इकाई है? टेफ्लॉन की। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से युग्मित नहीं है? सही जोड़ा
सही रूप से युग्मित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा युग्मित नहीं है, देखो आपका पहला नियोप्रीन है। नियोप्रीन आपके किससे मिल, नियोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक क्लोरोप्रीन से ही होता है नियोप्रीन, जो क्या होता है आपका संश्लेषित रबर होता है। और संश्लेषित रबर की मैंने क्या बताया था कि उसकी जगह केवल CH3 की जगह क्लोरीन आ जाता है। और ये देखो इसने यहाँ से ये हटा रखा है, इसीलिए देखो अगर ये यहाँ पर वैलेंसी फ्री नहीं होती, डबल बॉन्ड यहाँ जाता और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता तो वही बनता। ठीक है, तो वैलेंसी फ्री की वजह से ये तो राइट है। अगला है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 है, ये आपका हेक्सामेथिलीन हो गया और ये एडिपिक एसिड हो गया, ये भी राइट है। टेरिलीन की अगर बात करूँ तो टेरिलीन में आपके एथिलीन ग्लाइकोल होता है और टरथेलिक एसिड होता है। तो टरथेलिक एसिड तो है लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, एक CH2 ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पर। कितना प्रेजेंट है, एक CH2 ज़्यादा प्रेजेंट है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा है तो यही गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और PMMA ये भी राइट है, तो इसका मतलब सी कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही जोड़ा कौन सा नहीं है, सी नहीं है। टेरिलीन के लिए सही जोड़ा नहीं है क्योंकि इसमें एक कार्बन एक CH2 समूह ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपके, संश्लेषित रबर ब्यूना एस होता है। संश्लेषित रबर ब्यूना एस क्या होता है, संश्लेषित रबर ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एस होता है। संश्लेषित रबर ब्यूना एस होता है। संश्लेषित रबर ब्यूना एस क्या होता है आपका। अच्छा, ये दोबारा से आ गया कि ये वाला क्वेश्चन, ये भी बता दिया मैंने, ये वाला भी बता दिया आपको, ये वाला भी बता दिया। चलो यहाँ से निम्नलिखित में से ये किसकी एकलक इकाई है। ये आपको एक एकलक इकाई दे रखी है और ये एकलक इकाई इसका नाम अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो यही इसमें आंसर दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकलक बहुलकीकरण के पश्चात नियोप्रीन बहुलक देता है। नियोप्रीन कौन देता है, क्लोरोप्रीन से आता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। CF2 तो आपके क्या देता है, टेफ्लॉन देता है। CF2 तो क्या देता है, टेफ्लॉन देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्रिलेन ठोस कांटेदार उच्च गलनांक वाला पदार्थ है और ये निम्नलिखित में से कौन सी संरचना द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक्रिलेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ही बनता है इससे। तो पॉलीएक्रिलो जो नाइट्राइल है उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, इसकी स्ट्रक्चर आपके बी राइट स्ट्रक्चर हो जाएगी। CH2CN 2 वैलेंसी फ्री, तो ये वाली राइट स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्रिलेन की स्ट्रक्चर के बारे में, इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोला जाता है। PAN फेमस नाम है, क्या नाम है, PAN। पान किसको बोलते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को, जो कि एक बहुत तगड़ा प्रदूषक भी होता है। कैसा होता है, प्रदूषक भी होता है। ठीक है, अगला है बहुलक, इसकी एकलक इकाई कौन सी होगी, इस बहुलक की एकलक इकाई कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा मिसमैच क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो इन सब में नहीं है। वैसे अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो इसका आपके राइट ऑप्शन है वो आपका सी की तरफ चला तो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली राइट नहीं होगा। सी राइट है, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी भी कंप्लीटली नहीं होगा। ए बी और डी तो आपके आसपास ही नहीं है इस क्वेश्चन के। ठीक है, ए बी और जो डी है वो तो आसपास ही नहीं है। राइट ऑप्शन तो इसका सी होना चाहिए, लेकिन सी भी कंप्लीटली राइट नहीं है। ठीक है, एकलक इकाई है वो बहुलकन से ही बनती है। ठीक है, बहुलकन की ही जो शॉर्ट रूप होता है वही एकलक इकाई होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखा है और ये पूछा है कि ये एक तापदृढ़ है, समबहुलक है, सहबहुलक है या योगात्मक बहुलक है। तो ये कौन सा है आपका, सहबहुलक है। कैसा है बहुलक है, सहबहुलक है। सहबहुलक वह होता है जिसमें दो अलग अलग एकलक इकाइयाँ मिलती है। क्या होती है, दो अलग अलग एकलक इकाइयाँ मिलती है। और ये किसकी तरफ आपको डिनोट कर रहा है, नाइलॉन 66 की तरफ डिनोट कर रहा है क्या, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो ये कैसा है, सहबहुलक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2007 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, नाइलॉन 66। कौन सा बनाया जा सकता है, नाइलॉन 66। अब देखिए संघनन बहुलकन में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। और नाइलॉन 66 में आपको पता है H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। नाइलॉन 66 में कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अमोनिया से जो
NH2 होता है, एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है। तो डायमीन से तो आपका क्या निकलता है, डायमीन से तो आपका हाइड्रोजन निकल जाता है, और आपका एडिपिक एसिड होता है वहाँ से OH निकलता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O। तो रिमूव क्या होता है एक्चुअल में, H2O का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, और संघनन बहुलक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, जैसे H2O, अमोनिया, एल्कोहल आदि। ठीक है, आपका जो टेफ्लॉन है वो किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोएथेन से। प्राकृतिक रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन से। और स्टाइरिन किससे बनता है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन आपसे कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक 1,4 बहुलक है, राइट। 1 और 4 पे ये डबल बॉन्ड की पोजीशन दी गई है यहाँ पर, ये भी राइट है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, वल्कनीकरण में विभिन्न श्रृंखलाओं के मध्य सल्फर सेतुओं के बनने से, यानी सल्फर बॉन्ड आ जाता है ना बीच में, बनने से रबर कठोर और मजबूत होता है। ये पॉइंट भी राइट है कि रबर को कठोर और मजबूत बनाने के लिए ही सल्फर बीच में ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विबंध पर ट्रांस विन्यास होता है। नहीं, ट्रांस विन्यास नहीं, बल्कि कौन सा होता है, सिस विन्यास होता है। कैसा होता है, सिस विन्यास होता है। तो यही आपका ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का एक बहुलक है, जो बहुत बार अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये भी ऑप्शन तो राइट है, लेकिन आंसर आपसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है, श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं, देखिए आप वीडियो को केवल आंसर देख रहे हो, या फिर जो मैं सारी चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ कि आइसोप्रीन क्या होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है, चारों ऑप्शंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी थ्योरी भी यहीं से क्लियर हो जाए। इन क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद आपकी मैक्सिमम थ्योरी यहीं से क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुछ साधारण बहुलकों की संरचना यहाँ दी गई है, इनमें से कौन सी सही रूप में नहीं प्रस्तुत की गई है। तो राइट आपको बताना है। तो देखिए नाइलॉन 66 होता है, क्या होता है आपका, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये तो आपका राइट है। टेफ्लॉन CF2 ये भी सही है आपका। फिर आगे आपके पास नियोप्रीन दिया गया है, और उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, टेरिलीन दिया गया है। तो देखिए नियोप्रीन जो आपका है, नियोप्रीन राइट है, लेकिन एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया नियोप्रीन में, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा। और टेरिलीन की बात कर लेते तो टेरिलीन भी आपका राइट है, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नियोप्रीन बहुलक को प्रस्तुत करती है। किसको, नियोप्रीन बहुलक को प्रस्तुत करती है। तो आपके नियोप्रीन बहुलक को कौन बताती है, नियोप्रीन बहुलक को देखो ये राइट है, नियोप्रीन के लिए ये राइट है, क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। और देखिए ये अगर वैलेंसी नहीं होती तो ये एक बॉन्ड यहाँ होता डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर से आ जाता है और इधर से आ जाता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता। तो कौन सा होता, 1,3 ब्यूटाडाइन ही होता, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन ही होना था। तो यही आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में फटाफट से स्पीड से करने के लिए यही चीज़ें की जाती है। या तो आप सीधा करेक्ट ऑप्शन पे चले जाओ, बाकी के ऑप्शन को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप एक दूसरा मेथड निकालो कि जो इनकरेक्ट है उनको हटा दो, लास्ट में 1 या 2 ही बचेंगे, फिर उनमें से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर एक ही बचता है तो वो राइट हो जाएगा, आपको नहीं पता हो तो भी राइट हो जाता है वो। ठीक है, या फिर आपके पास अगर 2 बचते हैं तो 50% चांस तो आपके पास बन ही जाता है। और एग्ज़ाम का यही रूल होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वही करो जो जिसमें आप 100% श्योर हो कि यहाँ से मुझे हमेशा +4 ही मिलेगा, यहाँ से मुझे हमेशा +4 ही मिलेगा, -5 मिलने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे रह रहे हो तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप देख सकते हो कि हाँ इनमें इन दोनों में से कोई एक कन्फ्यूज होता है, वहाँ आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं नहीं मानता कि ये जो तुक्का पद्धति है ये नहीं लगानी चाहिए कभी भी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन संगणन बहुलक नहीं है। आपसे पूछा गया है संगणन बहुलक नहीं है, तो संगणन बहुलक कौन नहीं है आपका, डेक्रोन भी संगणन बहुलक है, मेलामाइन भी संगणन बहुलक है, गिप्टोल भी है, नियोप्रीन नहीं है। कौन नहीं है संगणन बहुलक, नियोप्रीन नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला है आपके प्राकृतिक रबर में बार बार आने वाली इकाइयाँ आइसोप्रीन हैं, बिल्कुल राइट है ये तो। आगे है स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक है, ये भी राइट है। अगला है कृत्रिम सिल्क सेलुलोज से ही व्युत्पन्न होता है, ये भी राइट। नाइलॉन 66
इलेस्टोमर का एक उदाहरण है? नहीं, नाइलॉन 66 इलेस्टोमर का उदाहरण नहीं है। यही आपका जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट जैव अपघटनीय बहुलक बनाता है? कौन सा जैव अपघटनीय बहुलक बनाता है? तो आपके पास जो पहला है हेक्सामेथिलीन, ये क्या है आपके पास? ग्लाइसिन, और ये क्या, ग्लाइसिन के साथ साथ आपसे क्या दे रखा है? एमिनो कैप्रोइक एसिड दे रखा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला आपके जैव अपघटनीय नहीं होता है, थर्ड वाला भी नहीं होता है, फोर्थ वाला भी नहीं होता, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? ये क्या है? एमिनो कैप्रोइक एसिड, और ये क्या है? ग्लाइसिन। ये दोनों मिलके आपसे क्या बनाते हैं? नाइलॉन 2,6 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है। और यहाँ पर नाम भी वही आया है, देखो नाइलॉन 2,6 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 6 आ गया, नाइलॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो नाइलॉन 2,6 यहाँ पर नाम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013 में आया था, निम्नलिखित में से नाइलॉन किसका उदाहरण है? तो आपको पता है नाइलॉन में आपके पास क्या होता है? एमाइड होता है, और बहुत इसमें पॉली एमाइड दे रखा है, तो आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 25 में आपका सी आंसर हो जाएगा पॉली एमाइड। कौन सा हो जाएगा? पॉली एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियोप्रीन का एक एकलक है? आपको पता है नियोप्रीन आइसोप्रीन एक बिल्कुल हॉट क्वेश्चन की तरह आ रहे हैं। 4 बार मैं दोनों के आंसर बता चुका हूँ आपको। क्या 4 बार मैं आपको दोनों के बता चुका हूँ। तो नियोप्रीन आइसोप्रीन जो भी है आपके, तो नियोप्रीन की स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? सी वाला राइट हो जाएगा। और आइसोप्रीन कौन सा है आपका? बी वाला आइसोप्रीन है। दिख रहा है सबको? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है। 27 क्वेश्चन है आपके पास, 2014 में आया था। ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि तिर्यक बंध बनाता है बेकेलाइट, तो ताप दृढ़ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक बहुलीकृत होकर पॉलीएस्टर डेक्रोन का निर्माण करता है। डेक्रोन का निर्माण या टेरिलीन, दोनों नाम सेम ही है, किसी एक ही के 2 नाम है। जैसे निक नेम होते हैं ना, वैसे ही 2 नाम है, टेरिलीन और डेक्रोन। तो टेरिलीन और डेक्रोन किससे बनते हैं? टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से। थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से बनते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक कौन सा है जो ग्लाइसिन तथा एमिनो कार्बिक अम्ल से निर्मित होता है? कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्लाइसिन और एमिनो कार्बिक एसिड। कौन सा होता है? एमिनो कार्बिक या कैप्रोइक एसिड कौन सा होता है? नाइलॉन 2,6। इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं। नाइलॉन 2,6 का निर्माण करता है। और ये भी कैसा है? जैव निम्नीकरणीय है। कैसा है? जैव निम्नीकरणीय है, याद रखना, जैव निम्नीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2015 में ही आया था। देखो 2015 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2015 में आया था। इसमें क्या है? कैप्रोलेक्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? कैप्रोलेक्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? किसके उत्पादन में होता है? किसके फॉर्मेशन में होता है? आपका होता है इसका निर्माण नाइलॉन 6 के। किसके? नाइलॉन 6 में कैप्रोलेक्टम होता है। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है आपके पास। यहाँ पर आपके पास NH होता है, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O होता है, और इसके अलावा आपके पास 5 कार्बन और होते हैं श्रृंखला में। 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5। कुछ इस तरह से 5 कार्बन आपके पास प्रेजेंट होते हैं। 4 और 1 5, इस तरह से 5 टोटल ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है। कौन सी होती है? 7 मेंबर्ड रिंग होती है यहाँ पर। ठीक है। और इसको उच्च टेम्परेचर पे समथिंग 550 के आसपास, 550 के आसपास, 550 एग्जैक्टली तो समथिंग 535 के समथिंग एग्जैक्ट होता है, लेकिन 530 के आसपास मान लो आप। 530 केल्विन जो होता है, 530 केल्विन पे जब इस स्ट्रक्चर को, कैप्रोलेक्टम को आप हीट करते हो H2O की प्रेजेंस में, तो आपके पास नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्राकृतिक रबर में 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको। सभी शीर्ष विन्यास होते हैं? नहीं। नियमित शीर्ष ट्रांस विन्यास होता है? नहीं। अनियमित शीर्ष ट्रांस विन्यास होता है? नहीं। सभी ट्रांस विन्यास होते हैं। कैसे होते हैं? सभी ट्रांस विन्यास होते हैं प्राकृतिक रबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
निम्नलिखित कौन सी संरचना नाइलॉन 66 के बहुलकन को प्रदर्शित करती है? कौन सी संरचना नाइलॉन 66 के बहुलकन को प्रदर्शित करती है? तो आपके पास देखिए फर्स्ट वाली भी नहीं करिए। नाइलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से। किससे? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपका रहा हेक्सामेथिलीन, ये रहा एडिपिक एसिड, और ये रहा आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन किससे होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के मिलने से। अगला क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। यह तिर्यक बंद अथवा जालक्रम बहुलकों में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। पहला है, इसमें विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बिल्कुल राइट है। अगला है, बेकेलाइट और मेलामीन इसके उदाहरण है। बिल्कुल राइट है। ये द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूहों के एकलकों से बनते हैं। ये भी राइट है। तो देखो आपने शुरू के 3 ऑप्शंस को आपने राइट बोल दिया, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होना ही होना है। उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ये टाइम बचाने का एक तरीका होता है। फिर भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। नहीं, तिर्यक बंद होता है। कैसा बंद होता है? तिर्यक बंद होता है। तो यही गलत हो गया आपका, और आपके आंसर के अकॉर्डिंग यही आंसर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। तो ये 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार आ गया है, 2019 में तीसरी बार आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो अलग से दिख जाते हैं। रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, और आराम से 50 से 60 नंबर फ्री के मिल जाते हैं अपने को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, नाइलॉन 26। कौन सा हो जाएगा? नाइलॉन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये रीनीट 2020 का है। अब आपको क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेकेलाइट के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपके लिए देखो, इसमें पहला ये संकलन बहुलक है, ये शाखीय श्रृंखला बहुलक है, नहीं। ये रेखीय बहुलक श्रृंखलक है, नहीं। ये तिर्यक बंध युक्त बहुलक है। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, तिर्यक बंध युक्त बहुलक है। कैसा है? तिर्यक बंध युक्त बहुलक है। देखिए आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन नीट 2020 में, ये रीनीट 2020 का क्वेश्चन है। किसका है? रीनीट 2020 का क्वेश्चन है, जो कोविड-19 से जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स थे उनके लिए पेपर बाद में लगा था। नीट के एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद लगा था। तो नीट के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ मैं पहले से। तो आप उस पेपर को एक बार देख सकते हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने डाला होगा यूट्यूब पर। आप डालोगे नीट 2020 आंसर की क्वेश्चन पेपर, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मेरे लिए और किसी ने बनाया नहीं हो, बनाया भी हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स ने बनाया भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने आपके एक मतलब कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले मेरी तरफ से, इसीलिए मैंने इस वीडियो का फॉर्मेशन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।